Hello and welcome to another lecture of theory, and today in this lecture we will be dealing with the modern and contemporary approach. So traditional approach खत्म हो गई थी हमारी. अब we will be looking at the modern contemporary approach जिसको हम generally बोलते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुई. ठीक है, तो इसके कौन से वेरियस कंपोनेंट्स हैं, क्या मेन उनकी बातें थी, उन्होंने कैसे उसको ट्रेडिशनल अप्रोच से डिफरेंट किया, राइट. वी विल बी लुकिंग एट दैट. अब मॉडर्न अप्रोच या कंटेम्प्रेरी जो अप्रोच है वो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच से काफ़ी हटके है. अब दो मेन चीज़ें हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से डिफरेंट अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है. पहली चीज़ वो बोलती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रियल कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं. बेसिकली क्या कि जो रियलिटी में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं एंड थ्रू दीज रियल पॉलिटिक्स हम कुछ डेटा इकट्ठा कर रहे हैं. सो हम एम्पिरिसिज्म पे फोकस कर रहे हैं. ये डेटा हम इकट्ठा करके ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव डेटा हम कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है, ये पहला एक क्राइटेरिया था. सेकेंडली वो क्या बोलते हैं, हम पॉलिटिक्स को टोटलिटी में देखते हैं, हम उसको एक नैरो रेल्म तक सीमित नहीं रखते हैं, हम उसको एक्चुअल में पूरा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के विद इन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अनलाइक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, राइट. सो ये दो मेन पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर थे उनके ट्रेडिशनल अप्रोच से. अब जब आप मॉडर्न अप्रोचेस की बात करते हो आप उसको अगेन कुछ फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं. एक है आपकी बिहेवियरल अप्रोच, द सेकंड इज पोस्ट बिहेवियरल, एंड देन इज योर सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस जिसको आप ऑल्सो यू कैन कॉल इट योर सिस्टम्स अप्रोच. ठीक है, ये आपकी मेन अप्रोचेस हैं. ठीक है, इन मेन अप्रोचेस के साथ ही साथ हम कुछ और अप्रोचेस भी करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल आल्सो बी डूइंग आपकी कम्युनिकेशंस थ्योरी, राइट, एंड सेकेंडली मार्क्सियन अप्रोच. ठीक है, तो हम इन दोनों को भी देखेंगे. नाउ विल स्टार्ट विद योर बिहेवियरल अप्रोच. अब बिहेवियरलिज्म 1960s में एमर्ज होके आया एंड 1970s तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था, राइट. जनरली जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस है वहाँ पे बिहेवियरलिज्म का बर्थ हुआ एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये बिहेवियरलिज्म काफ़ी पिकअप होने लग गया था, राइट. ऑफ ऑल दीज पीपल दो मेन थ्योरिस्ट हैं जिनको आप बोल सकते हो जिनके काम से ये बिहेवियरलिज्म थॉट का एडवेंट हुआ. ठीक है, ये कौन थे ये बिहेवियरलिस्ट, ये बेसिकली थे, एक थे आपके आर्थर बेंटली एंड सेकेंड थे आपके ग्राहम वॉलिस, राइट. सो बिकॉज ऑफ दीज टू थ्योरिस्ट आपके बिहेवियरलिज्म अप्रोच के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आने लग गई थी. नेक्स्ट चार्ल्स ई मेरियम जो कि फाउंडर माने जाते हैं ऑफ द शिकागो स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राइट. इन्होंने भी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की काफ़ी आगे चल के बात की थी, काफ़ी ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया था. बिकॉज ऑफ दैट बिहेवियरलिज्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, राइट. सर अब इनमें से डेविड ईस्टन जो हैं इनका काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इनका वर्क ऑन बिहेवियरलिज्म आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, राइट. सो ही एक्चुअली हैड दिस पेपर जो कि 1967 में आया था which was called 1960 it was called the current meaning of behavioralism, right. सो बेसिकली बिहेवियरलिज्म की क्या मेन कंपोनेंट्स थे, क्या आइडियाज़ थे, ये डेविड ईस्टन ने बताने की कोशिश की. अब वो क्या बोलते हैं, डेविड ईस्टन ने कई लिस्ट आउट कर दिए जो कि वो मानते हैं बेसिक फीचर्स हैं बिहेवियरलिज्म के. अगेन प्लीज़ ओपी गौबा बुक में 120 ऑनवर्ड्स, पेज नंबर 120 ऑनवर्ड्स उन्होंने कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस समझाई हुई हैं. बहुत ईजी मैनर है, बहुत ईजी लैंग्वेज है. सो प्लीज़ गेट दैट बुक. ठीक है, जिन्होंने नहीं ली है बेसिक बुक है और उसमें से पढ़ लीजिए, राइट. बिकॉज जो क्वेश्चंस वगैरह भी मैं दूंगी आपको ये बुक के थ्रू ही ज़्यादा वो समझ में आएंगे, राइट. एंड एज एक बेसिक बुक पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अब कौन सी ये मेन फीचर्स थे जो कि उन्होंने आगे रखे, जो कि उन्होंने समझाने की कोशिश की. पहले ये बोलते हैं कि बिहेवियरलिज्म के जो ये 8 फीचर्स है इनमें से पहला फीचर है रेगुलैरिटीज़. रेगुलैरिटीज़ का क्या मतलब है कि कई ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप साइंस के अंदर कई यूनिफॉर्म लॉज डिस्कवर कर सकते हो
उसी तरह ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भी पॉलिटिकल बिहेवियर में भी कई ऐसी यूनिफॉर्मिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप डिस्कवर कर सकते हैं, एंड ये डिस्कवरेबल यूनिफॉर्मिटीज को आप आगे एक थियोरेटिकल आइडिया के थ्रू, एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आगे समझाती हैं कि ये यूनिफॉर्मिटीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है, एंड इन यूनिफॉर्मिटीज के थ्रू आप फिर आगे का पॉलिटिकल फिनोमेना भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ आपको पता होगी कॉल्ड सेफोलॉजी, राइट। सेफोलॉजी क्या है? जब आपके इलेक्शंस आते हैं, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ पीपल, राइट। सो बेसिकली आप प्रिडिक्ट करते हो हाउ अ सर्टेन इलेक्शन विल गो, राइट। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स मोर और लेस सिमिलर होते हैं, कई एक टिपिकल उनका पॉलिटिकल बिहेवियर होता है, और जब आप ये कई यूनिफॉर्मिटीज़, अंडरलाइंग यूनिफॉर्मिटीज़ समझ लेंगे तो आप आगे चल के कुछ ब्रॉड प्रिडिक्शंस बना सकते हैं अबाउट पॉलिटिकल फिनोमेना, राइट। नेक्स्ट से बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि बिहेवियरिस्ट क्या बोलते हैं कि जो भी आपने सोचा या जो भी समझा या जो भी आपको लगा अच्छा ये तो ट्रूथ है, उसको आप ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू दीज कांट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हर चीज़ को टेस्ट और वेरीफाई करना ज़रूरी है, राइट। सो द आइडिया ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, राइट। सिर्फ जो चीज़ें वेरीफाई होंगी वही मानी जाएंगी, जो वेरीफाई नहीं हो सकती दोज आर साइंटिफिक इनफ एंड देयरफॉर कैन नॉट बी इंक्लूडेड और कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। The next significant feature that he added was the idea of techniques. अब अगर आपने वेरीफाई करनी है और डेटा इकट्ठा करना है, इसका मतलब है कि रिसर्च करने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल रियलिटी समझने के लिए कई टूल्स और मेथड्स की ज़रूरत है, और यही टूल्स या मेथड कुछ वैलिड और रिलायबल डेटा जनरेट करेंगे, ठीक है। और ये डेटा अक्रॉस रीजन्स, अक्रॉस टाइम कंपेयर भी किया जा सकता है। सो एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। सो टूल्स लाइक सैम्पल सर्वेज, सर्टेन मैथमेटिकल मॉडल्स, ये सब टेक्निक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट ही एडेड वाज द आइडिया ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये ढेर सारे मेथड्स एंड टूल्स यूज़ कर रहे हो टू जनरेट डेटा, ज़रूरी है कि आप ये डेटा को क्वांटिटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस भी कर पाओ, राइट। सो दे शुड बी क्वांटिफाइबल, दे शुड बी एक्सप्रेस्ड इन अ सर्टेन क्वांटिटी विच कैन देयरफॉर बी measured, ठीक है। एंड थ्रू दीज मेजरमेंट्स यू कैन देयरफॉर अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन्स, जो कि आपको थ्योरी बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन या सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यूज़। आप इनके बीच में एक तरह का बाइफिकेशन कर दीजिए। उन्होंने बोला कि ज़रूरी है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च करनी है, ये वैल्यू फ्री हो। तो बेसिकली वैल्यू फ्री का क्या मतलब होगा कि रिसर्चर की कुछ सब्जेक्टिव नोशंस नहीं होनी चाहिए कि क्या आइडियल फॉर्म है, या कोई प्री कंसीव नोशंस या प्रेजुडिसेस नहीं होने चाहिए अबाउट सर्टेन पॉलिटिकल सिस्टम्स और सर्टेन पॉलिटिकल ऑर्डर्स और सर्टेन पॉलिटिकल वैल्यूज। अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च चाहिए तो ये सब्जेक्टिविटी हटाना ज़रूरी है, ये वैल्यू फ्री ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने उठाया वॉज योर सिस्टमाइजेशन। इसमें उन्होंने बोला कि रिसर्च जो पॉलिटिकल साइंस में है उसको सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है, थ्योरी एंड रिसर्च को इकट्ठे होना ज़रूरी है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक इंटर रिलेशनशिप ड्रॉ करना है बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, बिकॉज थ्योरी को, अगर आप रिसर्च को बिल्कुल ही थ्योरी से हटा दोगे तो आप कोई जनरलाइजेशंस नहीं ड्रॉ कर पाओगे। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर थ्योरी इज़ नॉट सपोर्टेड बाय डेटा तो वो एकदम ही सब्जेक्टिव एंड बहुत प्रेजुडिस्ड हो सकती है, इसलिए दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है। नेक्स्ट उन्होंने बात की वॉज द आइडिया ऑफ प्योर साइंस। इन्होंने बोला कि हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन बेसिकली इसलिए ला रहे हैं ताकि हम जो पॉलिटिकल बिहेवियर एग्जिस्ट करता है उसको हम समझ सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें, राइट। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी की उसको देखें, उनको वेरीफाई करें, डेटा के थ्रू ये निकालें कि वो प्रॉब्लम्स क्यों और कैसे एग्जिस्ट करती है, एंड थ्रू दैट डेटा देन यू ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये एक साइंटिफिक मैनर, एक प्योर साइंस की तरफ ओरिएंटेशन हो गई।
नेक्स्ट था आपका ये इंटेग्रेशन. सो अनलाइक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो कि ट्राई करती है कि एक ऑटोनॉमस फेयर दे सके पॉलिटिकल साइंस को, यहाँ पे उन्होंने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश की. इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या पॉलिटिकल फिनोमेना है वो कभी भी इन वैक्यूम तो एग्जिस्ट होंगे नहीं. दे आर ऑब्वियसली शेप्ड बाय न्यूमरस अदर फैक्टर्स apart from politics, right? So there can be social factors at work, there can be historical factors at work. तो इसलिए ज़रूरी है कि political science बाकी disciplines, for example sociology, anthropology, economics, इन सब के साथ भी interact करे, right? And through this interdisciplinary approach आप politics को totality में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा inferences आप draw कर पाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिक आइडियाज थे जो कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन के अंदर आए गए, समझे गए. नेक्स्ट अप्रोच जो आती है इज योर पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. अब आपके 60s के अंदर बहुत बढ़ावा तो हो गया बिहेवियरलिज्म का, बट मिड 60s एंड 70s ऑनवर्ड्स एक तरह का डिससैटिस्फैक्शन और क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो देयर वर मेनी पीपल लाइक लियो स्ट्राउस, ठीक है, जिन्होंने ये बात किया. लियो स्ट्राउस इज वन ऑफ द फिलोसफिकल अप्रोच में आपने पढ़ा था उनको, ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल थ्योरी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोचेस में देखेंगे. लियो स्ट्राउस ने क्या बोला था कि एक क्राइसिस सा आ गया है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है, और ये क्राइसिस क्यों आया है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरलिज्म. तो जब आप नॉर्मेटिव इश्यूज को समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद पॉलिटिकल थ्योरी अपना काम ही नहीं कर पा रही है, जो उसको काम करना है उसके अंदर वो फेल हो रही है, राइट. सो बेसिकली ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आने लग गया. बाय द एंड ऑफ 1960s इवन जो स्कॉलर्स थे जो बिहेवियरलिज्म को प्रमोट करते थे उनको भी ये समझ में आने लग गया कि ये जो हम स्ट्रिक्टली अड्हेयर करना चाहते हैं प्योर साइंस को, एकदम ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, वैल्यू फ्री, नो नॉर्मेटिव टिल्ट, ठीक है, बिल्कुल भी ये समझने की कोशिश ना किया जाए, तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज है ना, हम उनको ढंग से ना समझ पा रहे, ना उनको सॉल्व कर पा रहे. इनफैक्ट 1969 में जो डेविड ईस्टन है, राइट, हु इज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स जिन्होंने वो सेलिएंट फीचर्स दिए थे, बेसिक फीचर्स दिए थे बिहेवियरलिज्म के, उन्होंने खुद बोल दिया कि अब एक नई रेवोल्यूशन की ज़रूरत है जिसको आप पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन दोगे, जिनको आप पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन मानोगे. इन्होंने बेसिकली ये बोला कि पॉलिटिकल साइंस को वैल्यू फ्री साइंस बनाना एक गलत चीज़ होगी, राइट. ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल साइंस को रेलेवेंट बनाएं सोसाइटी की तरफ. ज़रूरी है एक वैल्यू ओरिएंटेशन लाना, ज़रूरी है ये देखना कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या ठीक है क्या गलत है. बिकॉज अगर आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं उठाएंगे, अगर आप ये नहीं बताएंगे कि कौन सी वैल्यूज़ को चुनना चाहिए, कैसे सोशल चेंज आना चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस का रेलेवेंस क्या रहा टू द सोसाइटी, हाउ इज इट बेनिफिटिंग द सोसाइटी, राइट. सो इसके कारण पोस्ट बिहेवियरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया. अब यहाँ पे ईस्टर्न दोबारा आते हैं और ईस्टर्न क्या करते हैं, वो 7 अगेन मेजर ट्रेट्स बताते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, राइट. यहाँ पे कि वो पहली चीज़ क्या बोलते हैं कि जो सब्सटेंस है इट मस्ट कम बिफोर द टेक्निक्स. अब बिहेवियरलिज्म पे देयर वाज दिस एन ओवर्ट ऑब्सेशन विद मेथडोलॉजी एंड टेक्निक. कौन सा टूल अप्लाई होना चाहिए, आप इंटरव्यू करेंगे कि सर्वे मेथड लेंगे कि कौन सा तरह का मेथड अपनाएंगे, किस तरह का टूल यूज़ करेंगे, राइट. इस सब के साथ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था. तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जब तक आप एक रेलेवेंट और मीनिंगफुल सोशल प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे, आप जो मर्जी मेथड या टेक्निक उठा लीजिए, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट इवन पिन पॉइंटिंग द करेक्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, राइट. सो मेथड एंड टेक्निक उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है जब आप पहले एक सोशल प्रॉब्लम करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट. अगर आप सोशल प्रॉब्लम ही नहीं ढंग से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नो मैटर हाउ प्रिसाइज योर मेथड्स एंड tools and techniques, it will all be insignificant, right. The next trait that he pointed out was कि ज़रूरी है कि political scientists अब emphasize करें social change पे and ना ही on social preservation, right. So क्योंकि behavioral approach के अंदर existing reality को
समझने की कोशिश की जा रही थी, बिहेवियरलिज्म को ऑफन स्टेटिस्ट कोइज्म से रिलेट करा गया था, राइट? बिकॉज बेसिकली क्योंकि वो ये नहीं बता रहे कि कौन सी वैल्यूज है जिनको तुम्हें अडॉप्ट करना चाहिए या जिनकी तरफ तुम्हारी ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तो आप चेंज तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हो, आप जैसे एग्जिस्ट कर रहा है बस उसी को देखने की कोशिश कर रहे हो, राइट? सो इसीलिए ये उसको एक बहुत ही कंजर्वेटिव एक आइडियोलॉजी माना जा रहा था, जो कि बहुत ही मॉडेस्ट, बहुत छोटे चेंजेस की बात कर रहा था, वाइड स्प्रेड ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश नहीं कर रहा था, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट ही पॉइंट्स आउट इज कि एक जरूरी है अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट शुड ऑल्सो एड्रेस द प्रेसिंग सोशल क्राइसिस विद इन सोसाइटीज, राइट? तो क्या क्राइसिस एग्जिस्ट कर रहा है इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी और कैसे उसको हम डील कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि एक रिस्टोरेशन ऑफ वैल्यू इन पॉलिटिकल साइंस जरूरी है। एक जो आपने सेपरेशन कर दी थी बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू, ये खत्म करो, ठीक है? अगर नॉलेज आपने कलेक्ट करनी है थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्निक्स, ये वो एटसेट्रा, एटलीस्ट उस नॉलेज को करेक्टली अप्लाई तो करो। इट शुड बी यूज्ड फॉर अ पर्पस, राइट? तो आप कुछ करेक्ट जो गोल्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, उनकी तरफ ओरिएंटेशन लाओ। तो ये जो नॉर्मेटिव the idea of political science going back to being normative या back to being value oriented, ये बहुत important था। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब एट द एंड ऑफ द डे योर ह्यूमन सिविलाइजेशन is very different from your natural facts, your pure sciences, and political scientists को अगर ये human civilization को correctly समझना है और इसके ideas को perpetuate करना है, उनको ये values, norms, इन सबको भी समझना ज़रूरी होगा। साथ ही साथ में post behavioralism calls for political action। इसका क्या मतलब है? अगर आप कुछ वैल्यूज की बात कर रहे हो या आप बोल रहे हो कोई चीज करेक्ट है और हमको ये गोल की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इट इज अ वेरी एक्शन इंड्यूसिंग आइडियोलॉजी। आप बोल रहे हो दैट एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म टू अचीव अ वैल्यू, राइट? सो दिस आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एक्शन देन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ईस्टर्न यहाँ पे बोलते हैं दैट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट, राइट, टू बेसिकली implement a certain kind of value that you hold dear, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म में, राइट? ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म therefore पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करता है, बिकॉज वो बोलते हैं आपका प्रोफेशन अगर आप एकदम ही सिर्फ फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिव, यू नो, अपार्ट फ्रॉम गिविंग सर्टेन काइंड ऑफ maybe arguments on whether a certain thing is right or wrong, right? अगर आप सिर्फ इतने ड्रैब रहेंगे, इतने indifferent रहेंगे, ये correct नहीं है। There is a need to politicize, to have certain political opinions, and ये politicize the profession of political science ज़रूरी है अगर political science को relevant रहना है in the evolution of human civilization and किस direction में humans evolve होते हैं, right? So ये आपकी post behavioral approach थी। The next approach that we will be looking at is your systems approach or your models of political analysis, right? So इसमें ये briefly समझाया गया है, but please गौबा के अंदर 126 page onwards बहुत details में with diagrams your different forms of system analysis have been put forth. Please go through that. अब सिस्टम्स एनालिसिस बेसिकली क्या है कि पॉलिटिक्स को आप पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप एक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू समझने की कोशिश करें। अब पॉलिटिकल सिस्टम जब हम समझते हैं, अब इसमें अगेन ज़रूरी है हमको पॉलिटिकल का तो आइडिया समझ में आ गया, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को समझाते हुए रॉबर्ट डाल बोलते हैं कि बेसिकली सिस्टम इज एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर इन सम वे और द अदर, राइट? तो डिफरेंट एलिमेंट्स है जो कि कलेक्ट कर दिए गए हैं, इनके अंदर एक फॉर्म ऑफ इंटरडिपेंडेंस है, इंटरैक्शन है, एज इस इंटरैक्शन के थ्रू जो भी चीज बाहर निकल के आती है वो एक सिस्टम है, राइट? ये अप्रोच फर्दर स्कॉलर्स लाइक डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड, इन सब ने और बताई गई, राइट? डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट एनालिसिस एंड गैब्रियल आलमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सिस्टम अप्रोच को और आगे लेके जाता है। Now, पहले we will be looking at your input-output analysis. Input-output analysis basically सबसे पहले बोलता है that there is a specific environment जिसके अंदर आपका ये जो political system है वो work करता है,
ठीक है, ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर ही डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम विच आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड फॉर्मुलेटिंग अ सिस्टम, राइट। इस पॉलिटिकल प्रोसेस को या ये फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को डेविड ईस्टन ने क्या बुलाया, उन्होंने बुलाया इसको अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अब इट साउंड्स वेरी complicated, but when you understand the model you'll realize it's just a fancy word for something that is very simple to understand, right? So basically ये क्या है authoritative allocation of values? ये बोलते हैं कि political system है, right, जो कि एक open system है। open system का क्या मतलब है? ये open system ऐसा है जिसके अंदर कुछ demands आती जा रही हैं, राइट, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं जिनके थ्रू ये समझ रहा है कि इन्वायरमेंट या सोसाइटी के अंदर नीड्स क्या है, राइट। सो बेसिकली इन्होंने बोला कि कई इनपुट्स हैं जो कि पॉलिटिकल सिस्टम रिसीव करता है, इन इनपुट्स के थ्रू वो कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, राइट, एंड ये इनके अंदर एक इंटरैक्शन भी होती जा रही है थ्रू अ फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके कारण और आगे चल के डिमांड्स उभर के आती हैं, ठीक है, डिमांड्स और अराइज होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये इनपुट्स क्या है, ये आउटपुट्स क्या है जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज हो रही है, ये आपके ईस्टर्न समझाने की कोशिश करते हैं। अब इनपुट्स के अंदर वो बोलते हैं इनपुट्स दो तरह के हो सकते हैं, राइट। इनपुट्स क्या हो सकते हैं, या डिमांड्स हो सकती हैं या फिर आपके सपोर्ट्स हो सकते हैं, राइट। सो ईस्टर्न ने सीधा बोल दिया कि डिमांड्स एंड सपोर्ट्स आपके इनपुट्स का दो हिस्सा है, राइट, और ये इनपुट्स पॉलिटिकल सिस्टम को एनवायरनमेंट के थ्रू आ रहे हैं। अब डिमांड्स के अंदर क्या क्या डिमांड्स हो सकती हैं, इन्होंने बोला डिमांड्स हो सकती हैं, पहले हो सकती है आपकी डिमांड फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियसली हर सोसाइटी में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स होंगी, राइट। तो किस तरह के वेज होनी चाहिए, कौन सी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एजुकेशन किस तरह की प्रोवाइड होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। सो ये डिमांड्स है फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वो बोलते हैं डिमांड हो सकती है फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। तो अगर किसी भी सोसाइटी को इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर बिहेव करना है, राइट, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करनी है या इंश्योर करना है कि मार्केट में मोनोपोली ना इस्टेब्लिश हो, ओपन कंपटीशन रहे, तो जरूरी है कि पब्लिक का कुछ ना कुछ तरह का रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर भी हो। सेकेंड वो बोलते हैं डिमांड्स है ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट या राइट टू होल्ड अ सर्टेन काइंड ऑफ पोजीशन इन द गवर्नमेंट, राइट, राइट टू फॉर्म सर्टेन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, ये सारी क्या है, डिमांड्स टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट वो बोलते हैं डिमांड्स हो सकती है फॉर सर्टेन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉलिसी बना रहा है कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, ये क्या पॉलिसी है, किस तरह से अप्लाई की जाएगी, इसके मेन फीचर्स क्या हैं, सो ये सब कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम, इन सब के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो ये थी मेन 4 तरह की डिमांड्स 128 पेज गौबा पे ये दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है कि कई सपोर्ट भी हो सकते हैं। सपोर्ट किस तरह के होते हैं, डिमांड्स क्या है, बेसिकली डिमांड्स है कि वो चीजें जो पब्लिक डिमांड कर रही है। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट वो चीजें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को चाहिए फंक्शन करने के लिए, ठीक है। अब ये कौन से सपोर्ट्स है जो कि उनको चाहिए, पहली चीज वो बोलता है मटेरियल सपोर्ट। तो फॉर एग्जांपल टैक्सेस, लेवीज, राइट, ये सब आपको चाहिए क्योंकि पैसा चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम को डिमांड्स फुलफिल करने के लिए। सेकंड है ओबीडियंस टू लॉज, राइट। सो कई रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट, सो अगर जो आपकी डिमांड है कि रेगुलेट करो पॉलिटिकल बिहेवियर, तो सपोर्ट भी क्या चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम को कि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज बना रहे हैं आप इनको फॉलो भी करें, राइट। जो नेक्स्ट वो बोलते हैं सपोर्ट, वो है आपका पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने आपको राइट टू वोट दिया, अगर हमने आपको किसी ना किसी तरह के पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, आप उनको यूज भी करें। सो यू गो एक्चुअली, अगर आपको छुट्टी दी गई है तो आप जाके वोट करें, बिकॉज द पार्टिसिपेटरी सपोर्ट इसी तरह से मिलेगा। The last is paying attention to your different political communications by the government, ठीक है। तो जो भी convey कर रही है government, right, this might be through various political symbols, right। तो for example आपका नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, राइट, जो वेरियस सेरेमनीज हैं, वेरियस रिचुअल्स हैं, राइट, टू मेक दीज बिग स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ लॉन्चिंग ऑफ मिसाइल्स और लॉन्चिंग ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स, राइट। व्हाट आर दीज आर ऑल सिंबॉलिक ऑफ व्हाट योर गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर यू, व्हाट योर पॉलिटिकल सिस्टम इज प्रोवाइडिंग यू, राइट। तो ये कम्युनिकेशन जो आपको रिले हो रहा है आप ये देखें भी। तो अब आप देखो कि जो डिमांड्स है ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोर्ट भी हैं। तो डिमांड्स एंड सपोर्ट आर एक्चुअली लिंक्ड टुगेदर।
तो जितनी एक एक जो डिमांड है तो वो साथ ही साथ में जो रिपोर्ट जो सपोर्ट है वो एकदम ही कॉरेस्पॉन्डिंग है उसके, right? So it's almost like rights and duties, right? So every right has a corresponding duty almost. इसी तरह से आपके डिमांड एंड सपोर्ट का भी एक सिस्टम उन्होंने अरेंज किया गया है। प्लीज 128 पेज ओपी गॉपा पे ये पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है अब आपके आउटपुट्स। ये डिमांड एंड सपोर्ट तो आ रहे हैं, अब डिमांड्स को प्रोसेस कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम एंड सपोर्ट्स की हेल्प से कई आउटपुट्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि वो सोसाइटी के अंदर वापस भेज रहा है। अब ये आउटपुट्स क्या हैं? अब आउटपुट्स अगेन वो बोलते हैं इनकी सब क्लासिफिकेशन हो सकती है इनटू बेसिकली दीज आर पॉलिसीज एंड डिसीजंस एंड इनकी अगेन 4 कैटेगरीज हैं। पहली है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है? दैट बेसिकली आपकी जो गवर्नमेंट है इट मे टेक it may charge some form of taxes, personal services, tributes from the people existing in the society. Next is again your regulation of behavior, right? So it can regulate behavior of the people in the society, right? And a wide range of human activities, right? Through various means. So even putting up of CCTV cameras, for example, on your traffic lights is a means of way of regulating behavior to probably have a greater insight into if people are following the rules or not, right? Next is allocation and distribution of goods and services, opportunities, honors, so on so forth, right? So किसको कितना क्या मिलेगा, right? कैसी opportunities मिलेंगी लोगों को, ये सब के बारे में भी आपको outputs के through generate किया जाता है। Last are your symbolic outputs, right? So basically these are various again your political symbols जो कि किसी ना किसी तरह का policy intent को शोकेस करते हैं, बताते हैं, राइट? सो अगेन यू कैन सी 4 डिमांड्स हैं, चार सपोर्ट्स हैं और 4 तरह के आउटपुट्स हैं एंड चारों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? लास्ट जो इसके अंदर आता है वो है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म एसेंशियली एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो कि एक रिलेशनशिप ड्रॉ करता है बिटवीन द आउटपुट्स एंड द इनपुट्स, राइट? सो बेसिकली ये एक हेल्प करता है पॉलिटिकल सिस्टम को इन अंडरस्टैंडिंग कि जो उनको डिमांड्स आ रही हैं क्या आप उनको फुलफिल कर रहे हो एंड जो एक गोल एनविसेज किया गया है बाय द पॉलिटिकल सिस्टम क्या ये उसको अप्रोच कर रहे हैं, क्या ये इसके नज़दीक है या उससे दूर है, क्या ये जो आपकी पॉलिसीज हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड्स को फुलफिल कर रही हैं कि नहीं, राइट? सो एक ये सिस्टम एक इवॉल्व हो जाता है जिसके थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है। तो वैसे तो डायग्राम दिया गया है बट बेसिकली ये कुछ इस तरह से बनाया जाता है, राइट? सो बीच में ये एक आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपका एनवायरनमेंट है, राइट? यहाँ से आपके इनपुट्स आ रहे हैं which comprise your demand and your support and यहाँ से आपके outputs निकल रहे हैं और इन सब के बीच में ये है आपका feedback mechanism, right? ये दिया गया है again in your GOBA, so you should please go through it. The next thing that you will be picking up is your structural functionalism, right? So again structural functionalism का भी core concept is based on your political system. अब यहाँ पे जब गैब्रियल आलमंड ने ये कोलमैन के साथ डेवलप किया, उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर आपने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म समझना है, ज़रूरी है ये समझना कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो उन्होंने बोला था जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक स्पेशल टाइप का सिस्टम है, राइट? जो कि बेसिकली हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ फंक्शंस। तो एक चीज़ है दैट पॉलिटिकल सिस्टम्स आर यूनिवर्सल, एवरी सोसाइटी विल हैव सर्टेन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? बट ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम के ही कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी होंगे एंड ये लोग कई बेसिक फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट? सो अब ये क्या बोलते हैं कि इवन दो सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम्स इन सोसाइटीज, बट किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम है और किस तरह से किस डिग्री में कितनी अच्छी तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस मे वेरी फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल फ्रॉम वन सोसाइटी टू दी अदर, राइट? सेकेंडली ये बोलते हैं कि सारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है ना मल्टी फंक्शनल होते हैं, वो सिर्फ एक रोल नहीं ढेर सारे रोल्स निभाते हैं। एंड लास्टली दीज आर ऑल मिक्स्ड, राइट? मिक्स्ड इन द सेंस ये कल्चरली मिक्स्ड होते हैं, दोनों मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल कल्चर्स का एक अमेलगमेशन होते हैं एंड इनको साथ में लेके आगे चलते हैं ये, राइट? सो दीज आरंट रियली इंटायरली मॉडर्न और इंटायरली ट्रेडिशनल बट दे आर एन अमेलगमेशन ऑफ द सेम, राइट? तो आगे चल के एलमंड ने पॉवेल के साथ बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टाइम पे कुछ अपने एक स्पेसिफिक आइडिया बिठाया ऑफ योर सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस,
राइट। इन्होंने यहाँ पे बोला दैट बेसिकली जो वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू वेरियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, राइट, इन सबको हम बेसिकली पॉलिटिकल करार देते हैं। अब अगेन इन्होंने भी वैसा सा ही मॉडल बनाया, राइट, कि एक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, अगेन देयर आर सर्टेन इनपुट्स एंड देन देयर आर सर्टेन आउटपुट्स। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इनपुट्स और आउटपुट्स को इनफैक्ट एक और अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनको और एक स्पेशलाइजेशन दे दी, राइट। सो एलमन ने क्या बोला कि अब इनपुट्स क्या है, इनपुट्स उन्होंने बोला आपके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होंगे। और क्या है ये इनपुट्स, ये इनपुट्स उन्होंने बोला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, interest, I'm sorry for the spelling error, right, aggression नहीं है, ये aggregation है, ये S की जगह एक सिंगल G होना चाहिए यहाँ पे, राइट, aggregation and political communication। अब ये जो डिफरेंट इनपुट्स बताए हैं इनका मतलब क्या है। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन आप समझते हैं दैट बेसिकली एक इंडिविजुअल जो उसके बेसिक एक बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है या एक ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, वो कैसा है, वो आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ठीक है। तो सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपको सोशलाइज करती है। तो फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली माइट बी योर फर्स्ट स्कूल ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, देन किस तरह आपका पीयर ग्रुप है, राइट, वेरियस अदर ग्रुप्स सच एज कास्ट ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ये अगेन आपकी सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो इंडिविजुअल्स को अपने मेंबर्स इनलिस्ट कर लेते हैं, अपने किसी ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं, उसको आप रिक्रूटमेंट बोलते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगेन योर इस जो प्राइमरी ग्रुप्स अगेन जो ये रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, दोज आर सेम एज योर सोशलाइजेशन वाले ही, स्कूल, फैमिली, नेबरहुड, पीयर ग्रुप, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। नेक्स्ट आपका इनपुट आता है जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बेसिकली क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, प्रेफरेंसेस, इनको आप एक कोहेरेंट डिमांड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ओपिनियंस, एटीट्यूड्स, बिलीव तो बहुत सब्जेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा लूजली एनविसेज हो सकते हैं। तो जब आप इनको कलेक्ट करके, सिस्टमाइज करके कुछ कॉन्क्रीट डिमांड रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के सामने, राइट, इसको आप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बोलते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन बेसिकली है कि जब डिफरेंट इंटरेस्ट जो होते हैं लोगों के, विच आर ट्रांसलेटेड इनटू कॉन्क्रीट डिमांड्स, राइट, इन सबको आप बेसिकली आगे रखते हो पॉलिटिकल प्रोसेस के सामने, राइट। इन सबको आप डाइवर्जिंग इंटरेस्ट को के अंदर किसी ना किसी तरह की सिमिलैरिटी ढूंढ के इकट्ठा करके उनको एग्रीगेट करने की, इकट्ठा करने की कोशिश करते हो, उसको आप इंटरेस्ट एग्रीगेशन बोलते हो, ताकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको आप बोल सको कि ये जो एग्रीगेट किए गए हैं हमने इंटरेस्ट, उनको थ्रू वेरियस पॉलिसीज आप पूरा करो। नेक्स्ट इज ए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ये वैसा प्रोसेस है जहाँ पे बेसिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भेजते हैं एज वेल एज रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग के पॉलिटिकल सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है। तो मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आपके योर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट अब आपका आता है आउटपुट्स क्या है, राइट, व्हाट आर द वेरियस आउटपुट्स जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं, जो कि एनविसेज करते हैं, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम कन्वर्ट करके बनाता है, राइट। ये आउटपुट्स मेनली 3 तरह के हैं। दीज आर योर रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। इनफैक्ट ये आप पॉलिटी के अगर टर्म में समझे, जो गवर्नमेंट के आपके 3 चीफ ऑर्गन्स हैं ये वही हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है। अब इन्होंने टर्म क्या यूज किया, रूल। रूल का क्या मतलब है, रूल इज एक्चुअली वाइडर देन फॉर्मल लॉज, राइट। इसके अंदर डिफरेंट तरह के किसी भी चीज, जो भी चीज जो किसी तरह की अथॉरिटी के साथ आती है, जिसको फॉलो करना जरूरी है, वो रूल है। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल बनाता है, लॉज बनाता है, राइट। देन रूल एप्लीकेशन, बेसिकली ये जो लॉज बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव। एंड लास्ट इज योर रूल एडजुडिकेशन, दैट एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
that arises out of these rules, the application of them or the making of them, इसको कौन handle करेगा? आपकी judiciary, right? So this is your structural functional analysis. नेक्स्ट इज ए कम्युनिकेशन थ्योरी. आपने दोनों ही इनपुट में भी देखा एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस में भी देखा एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में भी देखा दैट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, both in terms of inputs as well as outputs, right? Whenever you're trying to understand the functioning and the working of a political system, right? तो इसके ही understanding से आपके एक communication theory की development आ गई थी. It was this, in fact, your input-output analysis given by David Easton, जिसने कार्ल डॉयश जो कि आपके leading proponent है of communication theory, इनको बहुत ज़्यादा motivate किया था, right? रॉबर्ट वीनर है जिन्होंने ये इवॉल्व किया दिस अप्रोच, राइट. कार्ल डॉयश जो है जो इसके मेन प्रोपोनेंट माने जाते हैं. इन्होंने बेसिकली बोला कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर आपको पॉलिटिकल सिस्टम देखना है एट अ वेरी बेसिक लेवल, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स आ रहे हैं. एक जिससे आप अपने डिमांड्स रिले कर रहे हैं एंड दूसरा जिससे आप अपने आउटपुट्स बना के लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये पॉलिसीज और डिसीजंस लिए, राइट. एंड बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स है ये सेल्फ रेगुलेटिव है, राइट. ये खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट उन्होंने ये एम्फसाइज किया था कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स को एडमिनिस्टर करने के लिए, राइट. तो ये गवर्नमेंट का रोल है कि ये कम्युनिकेशन चैनल्स को किस तरह से हैंडल करती है और कौन सा कम्युनिकेशन कैसे रिले कर पाती है, राइट. तो ये अप्रोच जो है बेसिकली ये बोलती है कि देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ एनालिसिस किसी भी कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर, विच इंक्लूड्स योर लीड, योर लैग, गेन एंड लोड, राइट. सो बेसिकली क्या क्या चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, कितने अच्छे से आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एंड जो कितना ज़्यादा लोड ले पा रहे हैं कि नहीं, कि कई लोड के अंदर आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्रैश ही ना कर जाए, राइट. एकदम ख़त्म ही ना हो जाए, बिल्कुल भी वो हैंडल ना कर पाए, बिल्कुल उसको समझ ना पाए, राइट. इट कांट बेसिकली perform the function that it is meant to perform, right. So basically आपके उन्होंने बोला कि ये मेन चीज़ें होनी चाहिए, right. So basically ये हो गया कि कितनी promptness से वो कर रहे हैं, कौन से processes involved है for storage and communication, right. So all of these things were important in understanding your various forms of communications approach, right. Now the next approach that we will be looking at is your Marxian approach. Marxism आप कर चुके हैं, तो I'm going to explain this approach in very brief because basically ये वही Marxian tenets उठाती है and उनको in the study of politics use करती है. तो basically it is an approach which is oriented towards economics and more specifically ये एक class approach adopt करती है to the study of politics and political system, right. So इनके लिए इनका कहना क्या है that basically एक क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट है जो कि मेन बेसिस है इन द एवोल्यूशन ऑफ योर आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. सो प्लीज गो बैक टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो आपको कराया था डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल कैसे इसका हिस्सा है एंड स्टेट हाउ दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लास स्ट्रगल, राइट. सो बेसिकली स्टेट अगर आपने समझना है कि ये क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस के थ्रू ही समझा जाता है. तो इन्होंने क्या बोला, मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ज़रूरी है कि आप पॉलिटिक्स को सुपरफिशियली नहीं पर इसके जो अंडरलाइन मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करें, राइट. सो अगेन इन्होंने बोला कि जितने भी आपके पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम हैं वो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, राइट. यू रिमेंबर दैट मॉडल दैट योर इकोनॉमिक्स इज द बेस and the rest of the things, your political system, social system, cultural system, so on and so forth, these are what? These are all superstructures which are basically determined by the kind of economic structure that is existing in a particular society, right. So again, instead of the idealism of the traditional approach, Marxian approach is founded on the ideas of scientificism and materialism, right. साथ ही साथ में ये causes तो scientifically ढूंढने की कोशिश करते ही हैं, साथ में
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्क्सिज्म में है, ये वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, ये एक सोल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं. सो मार्क्सिज्म इज ऑल्सो टेलियोलॉजिकल. इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू अ यूटोपियन सोसाइटी विच इज अ कम्युनिस्ट सोसाइटी, जो कि एंड गोल है आपके कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म का. राइट. सो द आइडिया दैट द oppressed class, which is your proletariat, has to overthrow the oppressors, go through this phase of dictatorship of proletariat to finally establish a classless and stateless society, which is your communist society. Right. So these were your main approaches. Please study that chapter, right, which is your approaches to the study of politics in OP Gauba. It will really help you. And जो questions आएंगे ये इन्हीं 3 chapters से आएंगे. So the 3 chapters that I've said, right, which is your nature and meaning of political theory, your understanding of politics, and then your approaches to the study of politics, तीनों ही गौबा में हैं. ये तीनों chapters please पढ़ लीजिए to really understand the this one component, right. Thank you, and I hope the video helps you. So the next thing that we will be looking at in the next video will be theories of state, right? And so see you guys tomorrow.